सेल बायोलॉजिस्ट लैरी गोल्डस्टीन मानते हैं कि अगर हम अपनी उम्र लंबी करना चाहते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी बाधा को पार करना होगा। धीरे धीरे कमजोर होने वाले दिमाग का डिक्लाइन रोकना होगा। मुझे तब बहुत बुरा लगता था जब मैं अपनी माँ की देखभाल कर रहा था, क्योंकि वो 70 साल के आसपास थी और उन्हें अल्जाइमर्स हो गया था। वो बहुत बुरा अनुभव था और मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को उस हाल में देखना पड़े। हम में से करीब 50% लोगों को 85 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अल्जाइमर्स हो जाता है। लेकिन 85 साल की उम्र में अगर शरीर स्वस्थ हो और दिमाग काम न कर रहा हो तो फिर उस उम्र का क्या फायदा। सैनफोर्ड कंसोर्टियम ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन में लैरी ने अपनी डेस्क पर एक आर ग्लास रख लिया। वो उन्हें ये याद दिला रहा था कि लोगों के पास वक्त कितना कम है, मगर अब लैरी मानते हैं कि उन्हें बढ़ती उम्र के साथ अपाहिज कर देने वाली अल्जाइमर से लड़ने का उपाय मिल गया है, स्टेम सेल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें यही नहीं मालूम कि ब्रेन सेल्स में ऐसा क्या होता है कि अल्जाइमर्स हो जाता है, और हम स्टेम सेल्स की मदद से उससे लड़ने का एक अनोखा उपाय ढूंढ रहे हैं। स्टेम सेल्स हमारे शरीर की असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो किसी भी किस्म की सेल में बदल सकती हैं। मां के गर्भ की प्राइमोर्डियल भट्टी में हमारा शरीर इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल एक मास्टर ग्लास ब्लोअर की तरह करता है। वो उन शेपलेस रॉ इंग्रेडिएंट से बहुत ही खूबसूरत फिनिश्ड ऑर्गन्स बना देती है। हम इन स्टेम सेल्स को एक तरह का बायोलॉजिकल रॉ मटेरियल कह सकते हैं। इन कांच के टुकड़ों की तरह वो भी एक रॉ मटेरियल है जिसे हम एक दहकती भट्टी में डाल देते हैं और उससे अपने पसंद की कुछ भी चीज बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये अंदर गया। ओह, बहुत गर्म है। जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, हमारा शरीर वो स्टेम सेल्स बनाने लगता है जो हमारे बढ़ते शरीर को गढ़ती है। हर स्टेम सेल ये फैसला करती है कि उसे किस तरह का एडल्ट सेल टाइप बनाना है और उसे मदद मिलती है अपने आसपास मौजूद सेल्स से। स्टेम सेल्स दूसरे सेल्स के बायोकेमिकल सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करती है और तब हार्ट सेल की शुरुआत एक स्टेम सेल से होती है और वो हार्ट सेल बन जाती है। हमारा दिल अगर अलग वेसल सेल्स या अलग मसल सेल्स से बना हो तो वो कैसा होगा। एक माहिर ग्लास ब्लोअर डिफरेंट शेप्स को साथ मिलाकर एक खूबसूरत चीज बना ही देता है। इसके बारे में सोचने पर बड़ी हैरानी होती है। करोड़ों स्टेम सेल्स साथ मिलती हैं और बिल्कुल सही बायोकेमिकल सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करती हैं और फिर एक दिल बना लेती हैं। स्टेम सेल्स की ये बिल्कुल नए सिरे से एक अंग बना लेने की खूबी ने कई दशक से साइंटिस्ट्स को आकर्षित किया है। वो इसे समझना चाहते हैं ताकि इसकी मदद से खराब हो रहे सेल्स को रीबिल्ड और रिप्लेस कर सकें। मगर एक समस्या है, जब तक हम पूरी तरह से बड़े होते हैं तब तक हमारे अंदर की एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल खत्म होने लगती है और जो थोड़ी बहुत स्टेम सेल्स बच जाती हैं वो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। हमारे अंदर कुछ एडल्ट स्टेम सेल्स भी होती हैं जो पूरी तरह से नहीं बनी होती। वो सिर्फ एक ही तरह का एडल्ट टिश्यू बना सकती हैं। स्किन स्टेम सेल सिर्फ स्किन के, तो ब्रेन स्टेम सेल सिर्फ ब्रेन टिश्यूज बना सकती हैं। मगर अहम बात है कि ये पार्शली कमिटेड होती हैं। इनके अंदर उस शेप का कुछ अंश होता है जिससे ये सिर्फ एक काम कर सकती हैं, दूसरा नहीं। सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि शरीर की कोई भी सेल्स बन जाएं, मगर उन्हें एम्ब्रियोनिक टिश्यू से निकालना बड़ा ही कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। और फिर 2006 में साइंटिस्ट्स ने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की। एडल्ट स्टेम सेल्स की सिर्फ 4 जीन्स को मॉडिफाई करने पर वो अपने एम्ब्रियोनिक साइकिल में रीफॉर्म हो जाती है। इसके बाद वो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यानी आईपीएस सेल्स बन जाती हैं। आईपीएस सेल की खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसके बाद लोगों को ये पता लग गया था कि सेल्स क्या कर सकती हैं और ये काम कैसे किया जा सकता है। अगर हम कांच को फिर से भट्टी के अंदर डाल दें तो हम इन सेल्स को फिर से एम्ब्रियोनिक स्टेट में ला सकते हैं और उनसे वो रॉ मटेरियल्स बना सकते हैं जो हमें हमेशा के लिए जवान रखेंगे। हम इनके ब्रेन सेल्स, हार्ट सेल्स या स्किन सेल्स ही नहीं, कुछ भी बना सकते हैं। हमने भी यहाँ जेनेटिक ट्रिकरी का इस्तेमाल किया है। हमने हाथ से एक स्किन सेल ली और जेनेटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके उसे एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसी सेल में बदल दिया ताकि वो उस तरह से काम कर सके।
लैरी अब इन रिबूटेड सेल्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्जाइमर्स में क्या होता है। उन्होंने उन बीमारी के शिकार लोगों की स्किन सेल्स से शुरुआत की और उन्हें ब्रेन सेल्स में बदल दिया। अब वो ये स्टडी कर रहे हैं कि इन सेल्स में क्या खराबी आती है और उसके हिसाब से ये उसका इलाज करने की नई दवाएं बनाएंगे। अभी हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है जो अल्जाइमर्स जैसी बीमारी को रोक सके, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे 85 से 90 साल की उम्र पाना चाहते हैं तो हमें इसका उपाय ढूंढना ही होगा। लैरी मानते हैं कि उन्होंने अल्जाइमर्स पर जो काम शुरू किया है उससे आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उनका कहना है कि अगर हम अपनी स्टेम सेल्स को जवान और हेल्दी होते हुए स्टोर कर लें तो उनका इस्तेमाल बूढ़े होते अंगों को रिप्लेस करने में कर सकते हैं। इसके बारे में सोचने पर बड़ी हैरानी होती है। इस तरह के स्टेम सेल से एक नया अंग बना लेने की एबिलिटी बहुत बड़ी बात होगी। अगर हमारे अंगों को रीजनरेट करने की पावर मिल गई तो वो हमारी उम्र क्यों बढ़ने देंगे या हमें मरने क्यों देंगे? प्लांट्स, बग्स, एनिमल्स, सबके साथ ऐसा होता है। इसकी वजह यह है कि एवोल्यूशन के समय ही मौत हमारे अंदर प्रोग्राम कर दी गई है। बूढ़े जानवरों की मौत होती है तो जवान नए जीवों को जगह मिलती है। अगर हमने मौत को मात देना सीख लिया और हम अपनी जवानी को रीजनरेट करने लगे तो क्या एवोल्यूशन? तो मेरा ये कंप्यूटर मॉडल असल में मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच एक कंपटीशन सिमुलेट करता है। अगर इसमें आपको ब्लू नजर आता है तो उसका मतलब है कि उस जगह पर मॉर्टल हैं और लाल का मतलब है कि वहाँ इमॉर्टल रहते हैं। वो पहले तो पूरी जगह को भर लेते हैं, फिर वहाँ मौजूद लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से compete करते हैं। एंड्रे के सिमुलेशन को समझने के लिए आप ये सोचिए कि दो बिल्कुल अलग सॉकर टीम्स के बीच आमने सामने का मुकाबला है। इमॉर्टल प्लेयर्स लाल जर्सी में हैं और वो वक्त के साथ नहीं थकेंगे, जबकि ब्लू जर्सी वाले आखिर में बुरी तरह से थक जाएंगे। इन दोनों के इस मुकाबले का ये खेल तो कई जनरेशंस तक चलने वाला है और एंड्रे को उम्मीद है कि उन्हें ये अंदाजा मिल जाएगा कि इमॉर्टलिटी को इससे कितना एडवांटेज मिलता है। मैं जब भी ये सिमुलेशन चलाता हूँ मुझे एक जैसे ही नतीजे मिलते हैं। नहीं मरने की बात से काफी फायदा मिलता है और इमॉर्टल्स बार बार जीत जाते हैं। सॉकर की तरह हमारी जिंदगी भी एक संघर्ष है। अगर हम अच्छी तरह से कॉम्पीट करते हैं तो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर आंड्रे के इस सिमुलेशन में असली जिंदगी से जुड़ा एक और फैक्टर है, एनवायरमेंटल चेंज। असली दुनिया की तरह आंड्रे के वर्चुअल प्लेयर्स भी लगातार बदलते हालात का सामना करते हैं, जैसे कि नई बीमारियां, प्रेडेटर्स और क्लाइमेट चेंज। इमॉर्टल्स को इनके बीच स्ट्रगल करना पड़ता है, मगर सारे मॉर्टल्स भी इसे पूरा नहीं कर पाते। मगर उनकी मौत के बाद उनकी जगह पर नए और ज्यादा तगड़े खिलाड़ी आ जाते हैं। किसी भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अगर हम म्यूटेट और अडेप्ट कर रहे हैं तो हमारी नई जनरेशन्स भी पहले वाली से थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि वो सर्वाइव कर गए थे। चूंकि मॉर्टल्स अब इवॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक फायदा ये मिलता है कि वो फील्ड पर वापस जा सकते हैं। एवोल्यूशन में हर नई जनरेशन के पास कुछ ऐसी नई ट्रिक्स होती हैं जो पिछले के पास नहीं थी, और वो जितनी तेजी से फील्ड पर उनका इस्तेमाल करते हैं उतनी तेजी से उनकी प्रजाति भी इंप्रूव करती है, और कई जनरेशन्स के बाद इसका इम्पैक्ट बड़ा जबरदस्त होता है। पहले तो दोनों में से किसी भी साइड को कोई एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्लू मॉर्टल जीतने लगते हैं और उसके बाद वो इमॉर्टल्स की रेड टीम को खत्म भी कर देते हैं। आखिर में मॉर्टल पॉपुलेशन जीत जाती है, क्योंकि इमॉर्टल्स अडेप्ट नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उम्र एक बायोलॉजिकल गोल है। आंड्रे मानते हैं कि बदलती दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए हमारी हर नई जनरेशन को नए अडेप्टेशन करने होंगे और हमें भी उन्हें जगह देनी होगी, जिसके लिए हमारा मरना जरूरी है। मॉर्टल एक दिन इमॉर्टल्स को खत्म कर सकते हैं, ये बात मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान निकली, मगर इवोल्यूशनरी नजरिए से हर प्रजाति के लिए मरना जरूरी है। मगर मेरे पर्सनल नजरिए से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हमने खुद को अमर बनाना सीख लिया तो भी एक दिन मॉर्टल्स हमें खत्म कर देंगे और उनका इवोल्यूशन हमें नए स्किल सिखाएगा।
मगर आंड्रे मानते हैं कि अगर हम अपनी जीन्स को एडिट कर लें तो अपने नए एडेप्टेशंस बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं अपने तौर तरीकों को बदलने की और हम खुद फैसले भी लेते हैं तो उसका इवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है। और जब उस काम के लिए इवोल्यूशन की जरूरत नहीं होती तब उम्र का एडवांटेज वैसे ही खत्म हो जाता है। दरअसल सच ये है कि हमारा वजूद ही एवोल्यूशन की देन है। हालांकि हमने इसे इस तरह से बनाया है कि एक दिन हम खत्म हो जाएं। लेकिन अगर हम नेचुरल इवोल्यूशन से बचकर निकल जाएं तो क्या होगा? उन जीन्स को मैनिपुलेट कर लें जिनकी वजह से मौत होती है, तो फिर क्या उसके बाद हम जिंदा रह पाएंगे और क्या अमर हो जाएंगे? सच कहा जाए तो हर जिंदा सेल के कोर में एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, डीएनए। और यही जेनेटिक कोड हमारी जिंदगी का सोर्स है। लेकिन डीएनए ही हमारी मौत की भी वजह है। उम्र बढ़ने पर हमारा डीएनए कोड भी काफी उलझ सा जाता है और फिर यह हमें जिंदा रखने के लायक नहीं रखता। और अगर हम उन गलतियों को दूर कर लें तो शायद हम मौत के साए से भी बाहर निकल सकते हैं। प्रोफेसर जेनिफर डाउडना ये मानती हैं कि अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां डीएनए की उन खामियों को दूर करके हम खुद को बीमारियों और उम्र के असर से बचा सकते हैं। साइंस के लिए पिछले 10 साल बड़े ही कमाल के रहे हैं, क्योंकि हमने न सिर्फ ह्यूमन जीनोम को बल्कि कई ह्यूमन जीनोम्स को सीक्वेंस करना सीख लिया है। और अब हम आने वाले दिनों में उस इंफॉर्मेशन को फिर से लिख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जेनिफर ने एक बड़ी ही कमाल की डीएनए एडिटिंग टेक्निक डेवलप कर ली है और उसकी बदौलत अब हम अपनी जीन्स को मॉडिफाई करने के सपने को प्रैक्टिकल रियलिटी बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम इस लायक हो चुके हैं कि इंसान में मौजूद 300 करोड़ से ज्यादा लेटर्स में से किसी एक लेटर के लेवल पर भी अपने डीएनए में चेंजेस ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इस तरह की प्रिसिजन जीनोम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पहले तो डीएनए एडिटिंग एक तरह से हिट या मिस का मामला था। आप सोचिए कि आप देखे बिना किसी चश्मे को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ऐसे टूल से जो उस काम के लिए बहुत बड़े हैं। हम इंसान की जीन्स को उस तरह से एडिट नहीं कर सकते, मगर जेनिफर और उनके कोलैबोरेटर इमैनुअल चारपेंटियर ने एक नया और कहीं बेहतर टूल बना लिया है जिससे डीएनए सर्जरी न सिर्फ मुमकिन हो सकी है बल्कि आसान भी हो गई है। उसका नाम है क्रिस्पर और उसने इंसान को ईश्वर जैसी शक्ति दे दी है। कई दूसरे साइंटिफिक वंडर्स की तरह क्रिस्पर को भी कुदरत ने ही बनाया है, बैक्टीरिया के अंदर। हमने अपना प्रोजेक्ट ये पता लगाने के लिए शुरू किया था कि बैक्टीरिया किस तरह से वायरल इन्फेक्शन का सामना करते हैं, मगर हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर इन प्रोसेसेस में शामिल मॉलिक्यूल्स को एक टेक्नोलॉजी की तरह हार्नेस किया जा सकता है और उससे सेल्स के अंदर डीएनए को फिर से लिखा जा सकता है। आप एक बैक्टीरियम के डीएनए को एक घर मान सकते हैं और वायरल डीएनए को उस घर में घुसपैठ करने वाला चोर। जेनिफर और इमैनुअल ने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर एक बिल्ट इन सर्वेलेंस सिस्टम होता है। वो पहले हमले को नहीं रोक पाते हैं, लेकिन क्रिस्पर नाम का एक सिस्टम उस वायरल डीएनए का एक प्रिसाइज स्नैपशॉट ले लेता है, वैसे ही जैसे हमारे घर का सिक्योरिटी कैमरा किसी चोर की फोटो लेता है। एक असली बैक्टीरियल सेल में क्रिस्पर सीक्वेंस वो साधन है जिससे सेल बाहर से आने वाले हमलावर डीएनए की इमेजेस रिकॉर्ड करती है और उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेती है ताकि बाद में उस हमलावर से सेल की हिफाजत कर सके। जब वही घुसपैठिया दूसरी बार आता है तब बैक्टीरियल सेल उसे अपने पास मौजूद सर्वेलेंस इमेज की मदद से पहचान लेती है, पुलिस बुला लेती है। बैक्टीरियल सेल के अंदर पुलिस का काम करता है एंजाइम Cas9 और जैसे ही सर्वेलेंस कैमरा से उसे फोटो मिलती है, उसे आने वाले घुसपैठिए का पता लग जाता है और फिर क्रिस्पर सिस्टम फौरन एंजाइम Cas9 को उस बाहरी डीएनए को ढूंढकर खत्म करने भेज देता है।
Cas9 मॉलिक्यूल कैंची की तरह काम करते हैं और क्रिस्पर उन्हें बड़ी सावधानी से उसी जगह पर भेजता है जहां वायरस का डीएनए होता है। वो डीएनए को उसी जगह पर काट देता है जिससे वो वायरस आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। इस तरह से बैक्टीरियम के लिए खतरा खत्म हो जाता है। मगर जेनिफर को लगा कि इस साधारण प्रक्रिया को जीन एडिटिंग के एक पिन पॉइंट मेथड के तौर पर अडेप्ट कर सकती है। ये डीएनए के आखिरी अक्षर तक सही है, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी एक कीबोर्ड शॉर्टकट जितना सिंपल बन जाता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के कट एंड पेस्ट फंक्शन जैसी ही है। अब मान लीजिए कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी लिख रहे हैं और कोट करते हैं, उन्होंने कहा था इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्च्यू। मगर तभी आपको अपनी गलती का एहसास होता है। आइंस्टाइन ने असल में कहा था इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से मैं वर्च्यू को नॉलेज में बदल सकती हूँ और तब ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। इस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से हमें न सिर्फ उन जेनेटिक म्यूटेशंस का पता लगाने में मदद मिलेगी जिनसे बीमारी होती है, बल्कि हम उन म्यूटेशंस को दुरुस्त भी कर सकेंगे। अगर हम अपने डीएनए की कमियों को ठीक करने लगेंगे तो जाहिर है हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी और हम मौत के साए से बाहर निकल जाएंगे। हम क्रिस्पर के इस्तेमाल से सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया जैसी हेरिडेटरी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब हड्डियां मजबूत होंगी तब अल्जाइमर्स का खतरा कम हो जाएगा और हमारे अंदर कैंसर से लड़ने का रेजिस्टेंस होगा। मगर इसका एक डार्क साइड भी है। क्या इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक सुपर रेस के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्ब्रियोज भी बनाए जा सकते हैं? क्या ऐसे डिजाइनर बच्चे हो सकते हैं जिनके पास इनहैंस्ड इंटेलिजेंस, ब्यूटी और स्ट्रेंथ हो? मुझे भी कुछ समय के बाद इस बात का एहसास हुआ और मैं अपने एक सपने से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई। मैंने देखा कि एक अंधेरे कमरे में कोई मुझसे पूछ रहा है कि ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, और फिर जब वो मेरी तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वो हिटलर का प्रोफाइल है। मैं आज भी जब उस सपने को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को हर हाल में गलत हाथों में जाने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है।